क्या वो पारी आज भी आपको याद आती है जो आपने खेली थी? मैं वो टैलेंट डेफिनेटली पजेस करता था इंटरनेशनल क्रिकेट का, बट मेरे ख्याल से वो टेम्परामेंट शायद मैं लैक करता था। द वे राहुल द्रविड़ बैटेड इन बोथ द इनिंग्स, थोड़ा सा हरभजन आई थिंक बोल्ड। रन बनाने की कला अगर सोची जाए और आप सोचते हैं उसके बारे में, तो एक ही नाम बार बार आता है, वो है वसीम जाफर का। वसीम जाफर मुंबई विदर्भा के लिए ढेरों रन बनाए उन्होंने। इंडिया के लिए जितना भी खेले वो उसमें भी काफी उन्होंने प्रभाव डाला। और दो ऐसे टूर पे थे वसीम जाफर जहाँ पे इंडिया टेस्ट सीरीज जीती, बहुत सालों के बाद वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड ने। आज हमारे मेहमान है वसीम जाफर, और हम उनसे बात करते हैं उनके करियर के बारे में और उनकी यादों के बारे में इंडिया के लिए खेलने के लिए। वसीम भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस बढ़िया है चित्रेश, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। वसीम भाई, आप स्कूल क्रिकेट में आपने बहुत बड़ा धमाकेदार शुरुआत किया था और उसके बाद आते ही आपने रणजी ट्रॉफी में 314 रन बनाए। स्कूल क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी की जर्नी के बारे में कुछ बताइए वसीम भाई। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल चंद्रेश में बांद्रा में रहता था, और बांद्रा में ही एक स्कूल थी, बांद्रा उर्दू हाई स्कूल, वहाँ पे मैं जाता था। क्रिकेट का तब थोड़ा सा शौक चढ़ा था, बट वो हमारी जो स्कूल थी, वो स्कूल का इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था क्रिकेट के ऊपर। बट फिर भी उस साल हम लोगों ने मेरे ख्याल से प्री क्वार्टर फाइनल हो शायद हैरी शील्ड में मेरे ख्याल से खेला था अगेंस्ट शारदाश्रम। और उसके बाद में मेरे फैमिली में भी थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे क्रिकेट में डालना चाहिए। तो क्रिकेट में अगर डालना है तो जाहिर सी बात है कि अच्छी स्कूल में जाना होगा जो क्रिकेट अच्छा खेलती है, जहाँ से शुरुआत हो सकती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि मतलब अंजुमन इस्लाम, प्रॉब्लम क्योंकि मैं उर्दू मीडियम से था, तो अगर इंग्लिश मीडियम में जाता तो शायद थोड़ा एकेडमिकली मुझे फर्क पड़ता। तो अंजुमन इस्लाम वाज स्ट्रेट चॉइस कि मतलब मेरा मीडियम भी नहीं चेंज होगा। और अंजुमन इस्लाम का नाम भी बहुत था स्कूल क्रिकेट के अंदर। दे बहुत हर बार वो लोग गायल शील्ड और हैरी शील्ड के फाइनल में खेलते थे, कई बड़े खिलाड़ी भी वहाँ से निकले। तो दैट वाज द स्ट्रेट चॉइस। तो मैंने 7th स्टैंडर्ड से वहाँ पे एडमिशन लिया, और वहाँ से फिर मतलब स्लोली स्लोली मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुंबई के सर्कल्स में मतलब मैं खेलना शुरू किया, षटकार ट्रॉफी, स्पोर्ट्स स्टार ट्रॉफी, वहाँ पे रन बनाना शुरू की। उसके बाद मुंबई अंडर 16 के लिए खेला मैं, यू नो 2 एक साल। उसके बाद में मुंबई अंडर 19 के लिए खेला। अ, उसके बाद मुझे सुधीर नायक सर ने ऑफर किया था नेशनल क्रिकेट क्लब खेलने के लिए। उससे पहले मैं ए डिवीजन के टूर्नामेंट नहीं खेलता था, क्योंकि मेरे पास क्लब ही नहीं था। ऑब्वियसली मैं नीचे के टूर्नामेंट खेलता था। तो सुधीर नायक सर ने मुझे शायद कहीं पे देखा था, क्योंकि शायद वो उस वक्त रणजी ट्रॉफी के सिलेक्टर थे मेरे ख्याल से। तो उन्होंने मुझे किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि उसको बोलो कि मुझे आके मिले, मैं चाहता हूँ कि वो नेशनल क्रिकेट क्लब से खेले, क्योंकि नेशनल क्रिकेट क्लब का बड़ा नाम था, बड़े 5-6 उस टाइम के करंट रणजी ट्रॉफी प्लेयर वहाँ से खेलते थे। तो बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम थी नेशनल क्रिकेट क्लब। तो वहाँ से फिर मेरा क्लब क्रिकेट का जर्नी स्टार्ट हुआ। मुझे एक अच्छा क्लब मिला, बहुत कुछ वहाँ पे सीखने को मिला। एक ऑब्वियसली जो बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं तो वो खेलने का मुझे मौका मिला। साइड बाय साइड मुझे इंडियन ऑयल में नौकरी मिली थ्रू राजेश यादव। उन्होंने वो भी नेशनल क्रिकेट क्लब के लिए खेलते थे, तो उनको भी पता चला, तो ही ऑफर्ड मी अ जॉब इन इंडियन ऑयल। तो वहाँ से टाइम शील्ड खेलने का ऑब्वियसली मौका मिला। तो दैट्स हाउ माय जर्नी स्टार्टेड। फिर मैंने रन बनाना शुरू किए क्लब क्रिकेट में। मुंबई अंडर 19 में मैं काफ़ी रन बना रहा था, और फिर इवेंचुअली 95-96 में आई थिंक फर्स्ट टाइम मुझे मौका मिला रणजी ट्रॉफी खेलने। आपने आते ही जो धमाकेदार शुरुआत की 314, क्या वो पारी आज भी आपको याद आती है जो आपने खेली थी? क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट मुंबई क्रिकेट पे ही नहीं, इंडियन क्रिकेट पे भी पड़ा था।
जी बिल्कुल बिल्कुल। वो इनिंग ने थोड़ी मुझे आइडेंटिटी दी, मुझे एक फीलिंग ऐसी करवाई कि भैया मैं बिलोंग करता हूँ रणजी ट्रॉफी टीम में। मुंबई में मैं खेल रहा था ऑब्वियसली, तो अच्छा शुरुआत होना बहुत ज़रूरी था। अगर मैं शुरू में रन नहीं बनाता तो ऑब्वियसली ड्रॉप हो जाता। पहले मैच में मैंने इतने रन नहीं बनाए थे, और लकीली वो बहुत अच्छा पिच था बैटिंग करने के लिए, और वो अपॉर्चुनिटी को दोनों हाथ से मतलब मैंने समेटा। और वो उस तरह से मुझे एक्चुअली थोड़ा इंडियन क्रिकेट में भी थोड़ी आइडेंटिटी मिली उस नॉक की वजह से। उसके बाद में नेक्स्ट सीजन में मुझे इंडिया ए खेलने का मौका मिला। तो उस तरह से थोड़ी मेरी वो जर्नी शुरू हुई, बट दैट इनिंग ऑब्वियसली गेव मी, बहुत मुझे उसने फायदा दिया उसने। लोगों का कहना था कि आप एक नौजवान मोहम्मद अजरुद्दीन की तरह थे। ये कंपैरिजंस आपने भी सुने थे उस वक्त? नहीं, लोग बोलते थे शायद मैं बहुत स्लिम था, बहुत शाय था उन्हीं की तरह में, बट आई थिंक मेरे खेलने का अंदाज बहुत अलग था उनसे। वो बहुत ही रिस्टी प्लेयर थे। बहुत मैटिंग पे मेरे ख्याल से वो खेल कर आए थे। मैंने इतना मैटिंग पे क्रिकेट नहीं खेला था, बट मेरे ख्याल से हम दोनों का ही थोड़ा बैकफुट गेम अच्छा था, प्रोबेबली इसलिए लोग बोलते होंगे। बट मेरे लेवल में तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़े प्लेयर थे और बहुत रिस्टी प्लेयर थे। मैं अपने आप को नहीं समझता हूँ कि मैं इतना रिस्टी प्लेयर था उनके मुकाबले में। 2000 में जब आपने टेस्ट डेब्यू किया, आप उस वक्त आपके ओपनर थे, आपने आपके साथ वीवीएस लक्ष्मण और अजरुद्दीन भी खेल रहे थे उस आखिरी टेस्ट मैच में। वो मौका कैसा था? अंडर तेंदुलकर साउथ अफ्रीका के सामने डेब्यू करना कैसा, क्या था यादें आपकी? अच्छा था ऑब्वियसली। मेरे ख्याल से मैंने उससे पहले बहुत रन बनाए थे रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में मैंने बहुत रन बनाए थे, मुझे याद है। और इंडिया का बहुत ट्रबल टूर था मेरे ख्याल से ऑस्ट्रेलिया। इंडिया बहुत बुरी तरह से हार कर आया था वहां पर। सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली बहुत प्रेशर में थे। उन्होंने अनाउंस कर दिया था कि ये मेरे आखिरी 2 टेस्ट मैच है एज ए कैप्टन। और हमारा एक साइड गेम था ब्रेबरॉन स्टेडियम में साउथ अफ्रीका के साथ में, बोर्ड प्रेसिडेंट का। तो वहां पे मुझे थोड़ा उनको खेलने का मौका मिला। अ, बहुत मतलब उस तरह की पेस बॉलिंग जनरली आप नहीं खेल पाते हो इतना। 90 हैवुड, एलन डोनाल्ड, शॉन पोलॉक, ये सारे लोग थे। और मेरे ख्याल से 2-3 लोग उस मैच में इंजर्ड हो गए थे। अजहरुद्दीन भी उस मैच में फ्रैक्चर हो गया था उनका फिंगर, और उसकी वजह से वो मुंबई वाला टेस्ट मैच नहीं खेल पाए थे। अदरवाइज ही वुड हैव प्लेड हिज 100 टेस्ट मैचेस। सो ही हैड टू मिस दैट टेस्ट। मेरे ख्याल से नैन मुंगिया को भी उस मैच में मार लगी थी, कैफ को मार लगी थी, आई रिमेम्बर। इवन अजय जडेजा गॉट इंजर्ड। सो वो हॉस्टाइल बॉलिंग थी थोड़ी, और थोड़ी सी वो पिच भी ऐसे अप एंड डाउन थी। तो वहां पे थोड़ा सा अंदाज आया, मतलब कि मतलब किस तरह की बॉलिंग है। आई थिंक मेरे ख्याल से मैं वो टैलेंट डेफिनेटली पजेस करता था इंटरनेशनल क्रिकेट का, बट मेरे ख्याल से वो टेम्परामेंट शायद मैं लैक करता था, मे बी। शायद वो टेम्परामेंटली मैं उतना रेडी नहीं था। इफ आई लुक बैक और मैं आपको बताऊं, शायद वो जो एक ग्रिट और एक फाइट जो होती है, जो बहुत साल खेलने के बाद में आपको आती है, शायद उस टाइम पे मैं इतना मेच्योर नहीं था। बट डेफिनेटली बहुत प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। मेरे फादर ऑलवेज चाहते थे कि मतलब मैं इंडिया के लिए खेलूं, इंडिया रिप्रेजेंट करूं। और वो सारी मेहनत हर एक क्रिकेटर की इसीलिए होती है कि एंड ऑफ द डे वो जाके अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करे। तो वो एक तरह से ड्रीम कम ट्रू था, इवन दो वो जैसे चाहिए था वैसे नहीं हुआ। बट आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, दैट वो जर्नी मेरे साथ हमेशा रही। हर एक जगह पे जहाँ पर भी मैं फेल हुआ, आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, और उसी वजह से मतलब मैं शायद इतना खेल पाया, और शायद आज जहाँ पहुंचा हूँ उसी वजह से। उसी भाई, फिर एक ऐसा दौर आया कि आपको टीम से ड्रॉप कर दिया गया था। वापस रणजी ट्रॉफी खेलना, क्या मोटिवेशन होता है फिर वापस जाके रणजी ट्रॉफी खेलना? टीम में वापसी करना या रन बनाना और मुंबई को जिताना, वो उसके बारे में बताइए कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे किया आपने 5-6 साल जब आप बाहर थे टीम से? मेरे ख्याल से मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था चंद्रेश। दैट इज द ओनली थिंग कि आप वापस से जाओ, वापस से रणजी ट्रॉफी में जाके रन बनाओ। कॉर्पोरेट क्रिकेट, जो भी क्रिकेट आपको मिलती है, दिलीप ट्रॉफी मिलती है या ईरानी ट्रॉफी मिलती है, जाके वहां पे रन बनाओ वापस से। क्योंकि एज मेरे पास थी, बहुत यंग में मैंने डेब्यू किया था, तो मेरे पास एज थी। आई लर्न लॉट ऑफ थिंग्स उसके बीच में कि भैया मुझे और क्या चीज में इम्प्रूव करना है। तो वो प्रोसेस, जैसे मैंने बोला, वो प्रोसेस तो चलता ही रहा, मतलब जब तक मैं क्रिकेट खेलता रहा, कि और मुझे क्या इम्प्रूव करना है, और मुझे
मेंटली क्या इम्प्रूव करना है या मे बी टेक्निकली क्या इम्प्रूव करना है। तो वो सब चीजें वापस आकर रणजी ट्रॉफी में वो चीज की कोशिश करते थे कि और बेटर हो, या नेक्स्ट जब अपॉर्चुनिटी मिले तो शायद और तैयार होके जाए। तो ये इस तरह से था, कभी मैं इतना डिसहार्टेंड नहीं हुआ कि भैया कि अभी ड्रॉप हो गया तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं था वापस से आके अपने आप को मोटिवेट करना, क्योंकि क्रिकेट ही मेरे लिए सब कुछ था। तो देयर वाज नो रीजन फॉर मी टू गो बैक और वापस से वो ग्राइंड शुरू करनी। फिर आपकी जब वापसी हुई तो जो 2 साल थे आप टीम में, उसके बाद तो आप आई थिंक आपके टेस्ट करियर का जो फेज था सबसे बेस्ट था। पाकिस्तान के खिलाफ टीम में थे, फिर इंग्लैंड के खिलाफ आपने अच्छा खेला इंडिया में, और फिर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में आपने टेस्ट क्रिकेट में काफी बढ़िया रन्स बनाए। आपने वेस्ट इंडीज में एक डबल 100 मारा, पाकिस्तान के खिलाफ एक डबल 100 मारा घर पे। हाउ वुड यू लुक बैक एट दैट पर्टिकुलर फेज, बिकॉज दो ऐसे सीरीज थे उस बीच में जब आपने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इन विनिंग अ टेस्ट सीरीज। बिकॉज हमारा जो रिकॉर्ड है अब्रॉड उतना खास नहीं है, बट वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जीतना सब लोग भूल जाते हैं कि हम उस दौर में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज भी जीते थे। सब यही चीज याद रखते हैं हम 2007 के वर्ल्ड कप से बाहर हो गए थे, बट आप लोगों ने जो काम किया वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का वो याद नहीं रहता। कैसा आप याद रखते हैं उस दौर को? नहीं, बहुत अच्छा दौर था वो। मेरे ख्याल से 2005 से 2008 जो मैंने खेला वो शायद मेरा बेस्ट पैच था इंटरनेशनल करियर का। बट इवन दो जो सीरीज हम लोगों ने जीता इंग्लैंड के सामने, वो तो प्रोबेबली मेरे छोटे से करियर का वो मे बी हाईलाइट है, वो डबल 100 अगेंस्ट पाकिस्तान। एक मैंने केप टाउन में अच्छा 100 बनाया था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। तो वो ऑब्वियसली मेरे स्मॉल करियर का वो हाईलाइट है। बट लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि आई कुड हैव बीन मोर कंसिस्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इवन दो वो पैच बहुत अच्छा था, आई लिटरली मेरे ख्याल से 45-50 के एवरेज से मैंने वो पैच में रन बनाए थे। बट लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है कि मैंने और रन बनाने चाहिए थे, टू बी ऑनेस्ट। अगर मैं आज सिट बैक करके सोचता हूँ तो अगेन वो इमेच्योरिटी की बात आती है कि कि रन कैसे बनाना है, अपने गेम के अंडरस्टैंडिंग, वो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी मुझे देरी से आई। इवन उस पीरियड में भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने गेम को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझ पाया था जितना मैं थोड़ा बाद में समझ आया। और जब मुझे ऐसा लगता है कि जब मुझे समझ आई उसके बाद मुझे खेलने का मौका ही नहीं मिला, तो वो विच वॉज अनफॉर्चुनेट। बट वो पीरियड बहुत अच्छा था। फर्स्ट ऑफ ऑल इतने जो महान खिलाड़ी थे इंडियन टीम में, उनके साथ में 30 और टेस्ट मैचेस खेलने का मौका मिला। रिमार्केबल वो सीरीज जो 31 ईयर्स के बाद हम लोग वेस्ट इंडीज में जीते, 26 साल के बाद में शायद इंग्लैंड में जीते, तो वो हाईलाइट थी डेफिनेटली। बट लुकिंग बैक आई थिंक मैं और कंसिस्टेंट हो सकता था और बेटर खेल सकता था, आई वुड से। वसीम भाई, रेयर मौका होता है इंडियन क्रिकेट में ओवरसीज टेस्ट सीरीज के बारे में बात करना। वो कैसा फीलिंग होता है व्हेन यू विन अ टेस्ट सीरीज इन से वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड? और दोनों टीम काफी तगड़ी थी उस वक्त। वेस्ट इंडीज भी उतनी खराब हालत में थी जितनी आज है, बट फिर भी एक मौका था। तो आप 2002 में भी गए थे वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, आप लोग जीतते जीतते रह गए थे 2002 में वेस्ट इंडीज में, 2002 में ड्रॉ किया इंग्लैंड में, फिर 4 साल बाद आपने वही दौरे वापस किए, तो आपने 2 बार इन दोनों कंट्रीज को के सामने खेला था। तो कैसा फीलिंग होता है टेस्ट सीरीज जीतना अब्रॉड? आई थिंक बहुत स्पेशली मुझे लगता है कि जो इंग्लैंड का टूर था 2007 का वो बहुत स्पेशल था। पहला टेस्ट मैच हम लोग हारते हारते बच गए बारिश की वजह से। धोनी ने बहुत अच्छी इनिंग खेली थी, श्रीशांत ने जाके लास्ट मेरे ख्याल से 1-2 ओवर खेले थे और बारिश आ गई थी, तो वी वर लकी कि हम लोग एस्केप हो गए वो ड्रॉ से। और उसके बाद में आई थिंक वी पुल्ड अप। अगर वो टेस्ट मैच हम लोग हार जाते तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा मोरल थोड़ा डाउन हो जाता। और 3 टेस्ट मैच की सीरीज में अगर आप पहला टेस्ट मैच हार जाते हो तो आई थिंक इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ सेटबैक। तो वो ड्रॉ होने की वजह से आई थॉट वी केम बैक बहुत स्ट्रॉन्गर। अगेन नॉटिंघम में जो दूसरा टेस्ट मैच था, आई थिंक हम लोग टॉस के साथ लकी रहे, टॉस जीता हम लोगों ने, वी डिसाइडेड टू बॉल, थोड़ा ओवर कस्ट कंडीशन था एंड एवरीबॉडी, आई थिंक एवरीबॉडी बॉल्ड रियली वेल। सौरभ ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, श्रीशांत जहीर तो थे ही ऑब्वियसली, आरपी था, तो we had a kind of a complete attack probably,
बहुत बढ़िया अटैक था, बैटिंग बहुत एक्सपीरियंस थी। और मुझे लगता है कि वो टॉस जीतने के बाद में जिस तरह से हमने बॉलिंग की, तो वी हैड काइंड ऑफ अ बिलीव कि भैया हमने 200 के अंदर शायद उनको आउट कर दिया था। एंड देन वी अमस्ट प्रोबेबली वेरी स्ट्रॉन्ग टोटल, 200 सवा 200 के ऊपर शायद हमने लीड ली थी। नोबडी गॉट 100 पर आई थिंक एवरीबडी गॉट रन्स। और जहीर ने आई थिंक सेकेंड इनिंग में फैंटास्टिक बॉलिंग की थी, अनिल कुंबले। तो आई थिंक वी हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, और वो बिलीव था, और सब लोग उतने जिद्दी थे मेरे ख्याल से, शायद जीतना चाहते थे, दे वांटेड टू विन। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जब आप उतनी मेहनत करते हो और उतनी तैयारी से जाते हो, तो थोड़ा बहुत लक भी आपको फेवर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी हैड दैट लिटिल बिट ऑफ रब ऑफ द ग्रीन आल्सो, कि हम लोगों ने नॉटिंघम में जो टॉस जीता, और उसके बाद में अगेन ओवल में वी बैटेड देम आउट ऑफ द गेम। वो सीरीज हम लोग ने जीता। अगेन वेस्ट इंडीज में भी पहले 3 टेस्ट मैचेस का रिजल्ट नहीं आया था। इवन तो फर्स्ट टेस्ट मैच में हम लोगों ने 9 डाउन कर दिया था, 10 ओवर थे डालने के लिए, बट somehow उन्होंने अगेन ड्रॉ कर लिया। बट जमैका में द वे राहुल द्रविड़ बैटेड इन बोथ द इनिंग्स, थोड़ा सा हरभजन आई थिंक बोल्ड फैंटास्टिकली इन द फर्स्ट इनिंग। 4 या 5 ओवर में आई थिंक हरभजन टू 5 विकेट्स। तो वो थोड़ा रब ऑफ द ग्रीन भी हमको मिला थोड़ा सा, एंड दैट इज व्हाट यू नीड आई थिंक। और मुझे ऐसा लगता है कि जब आप वो एक चीज के पीछे लगे रहते हो पूरी टीम, तो कहीं ना कहीं आपको वो थोड़ा सा लक भी मिल जाता है। आपके हिसाब से पिछले 2 साल में भारत जो है इतने पास आ रहा है बट नहीं जीत पा रहा है टेस्ट क्रिकेट में अब्रॉड, क्या कारण हो सकता है? आई थिंक मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मे भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं टीम सिलेक्शन भी कुछ मायने रखता है। आई थिंक साउथ अफ्रीका में जो हम लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है, जो कलेक्टिवली रॉन्ग गलती की कि अजिंक्य को बाहर कर दिया शुरू में, पुजारा को शायद मेरे ख्याल से ड्रॉप किया था, एंड दे रियलाइज दैट मिस्टेक। थर्ड टेस्ट मैच में उनको खिलाया, एंड द वे अजिंक्य बैटेड, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें थोड़ा सा टीम सिलेक्शन होता है। इवन दो वी आर आई थिंक गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, जैसी हमारी बॉलिंग है और जैसी बैटिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि बैटिंग थोड़ी सी ऐसा मुझे फील होता है कि दे आर टू डिपेंडेंट ऑन विराट कोहली। जब विराट कोहली रन नहीं बनाता है, तो देन देर आर नॉट मेनी पीपल, स्पेशली आउट ऑफ इंडिया मैं बात कर रहा हूँ। जैसे लास्ट सीरीज थी, कौन सी, न्यूजीलैंड की न्यूजीलैंड। सीरीज थी, न्यूजीलैंड की सीरीज जो थी, जो अभी हम लोग 2-0 से हारे, जिसमें विराट ने रन नहीं बनाए, तो वी वर वेरी बहुत वी स्ट्रगल क्वाइट अ लॉट। और ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ कि विराट इतना फेल हो गया टेस्ट सीरीज के अंदर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी आर समहाउ टू मच डिपेंडेंट ऑन हिम। जब वो रन नहीं बनाता है, तो somebody needs to stand up। इवन दो ऑस्ट्रेलिया में पुजारा स्टैंड अप, पुजारा ने आउटस्टैंडिंग सीरीज खेली, इवन दो विराट ने भी रन बनाए, बट समवेयर मुझे ऐसा लगता है कि अजिंक्य रहाणे हो गया, या हमारे ओपनर हो गए, दूसरे हो गए, पुजारा तो है ही ऑब्वियसली, somehow we need to fire collectively, we can't just rely on one or two people, क्योंकि आपको अगर टेस्ट मैच जीतना है अब्रॉड, तो यू नीड टू पुट अप 400 प्लस स्कोर्स, एंड इफ यू पुट 400 प्लस स्कोर्स कंसिस्टेंटली, हमारी बॉलिंग ऐसी है कि they'll give you victories, they'll give you 20 विकेट्स। आपने ओपनर की बात की तो ओपनर से याद आया कि मेरे ख्याल से आपके साथ जितने डिफरेंट ओपनर्स खेले हैं, शायद ही किसी और के साथ खेले हो रिसेंट पास्ट में। आपने वीरेंद्र सहवाग के साथ ओपन किया, राहुल द्रविड़ के साथ ओपन किया, शिव सुंदर दास के साथ ओपन किया, वीवीएस लक्ष्मण के साथ, और आखिर में आपने काफी बड़ा पार्टनरशिप किया था दिनेश कार्तिक के साथ, जब आप लोगों ने इंग्लैंड में भी टेस्ट सीरीज जिताई। गंभीर के साथ भी शायद ओपन किया। गंभीर के साथ भी ओपन किया। तो कैसा था, इतने सारे अलग अलग तरीके के बैट्समैन, और हर एक बैट्समैन का माइंडसेट ही अलग है। कैसा था आपका पार्टनरशिप इन सबके साथ? आई थिंक मोस्ट ऑफ देम के साथ तो मेरी मतलब बनती थी। ऑब्वियसली जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो तो आप इतना सब सोचते नहीं। आउट ऑफ ऑल प्रोबेबली वीरेंद्र सहवाग ऐसे प्लेयर थे जो बहुत बातें करते थे। ही वाज कभी उनकी बैटिंग से ऐसे नहीं लगता था कि वो इतने प्रेशर में है। इवन दो इट कुड बी अ फेक थिंग, वो अपना प्रेशर रिलीज करते हैं, बट ही यूज्ड टू मेक यू कंफर्टेबल। बट बहुत सारे दूसरे लोग थे, वो अपने ही प्रेशर में होते थे। दे डिडंट यूज्ड टू टॉक मच, व्हिच इज ओके। आई कैन अंडरस्टैंड टेस्ट मैच ओपनिंग इतना इजी काम नहीं, क्योंकि
there's so much pressure. So I think मुझे ऐसा नहीं लगता कि it affected me in any way because you are there, आप उधर हो अपने काम के लिए, आपको अपना काम अच्छे से करना है, irrespective सामने कौन है. So it didn't bother me too much. दिनेश कार्तिक के साथ स्पेसिफिकली एक सरप्राइजिंग पार्टनरशिप था, मगर आप लोगों ने अच्छा रेस्पॉन्ड किया उस चैलेंज को, बिकॉज वर्ल्ड कप के बाद काफी उथल पुथल हो गई थी टीम में. तो कैसा था उनके साथ ओपन करना, बिकॉज ही वाज क्वाइट अ डिफरेंट चॉइस ओपनर स्लॉट के लिए. जी बिल्कुल, आई थिंक ही वाज उसने मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मौका मिला आई थिंक ही डिड वेल. और वो स्पेशल जो सीरीज थी तो उसमें हम दोनों ने बहुत अच्छे पार्टनरशिप की थी, स्पेशली दैट ट्रेंड बिट टेस्ट मैच इवन ओवल के अंदर आई रिमेम्बर. और उसी की वो शायद मेरे ख्याल से जो हमारी 150 160 की शायद जो पार्टनरशिप हुई थी दैट सेट द बेंचमार्क वो टेस्ट मैच जीतने के लिए, क्योंकि वो इतना बॉल सीम कर रहा था, उनकी जैसा बॉलिंग अटैक था उनका. So I think that set the benchmark for that test match win. But I think he was a बहुत बढ़िया प्लेयर थे दिनेश कार्तिक. थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है मेंटली थोड़े से अनस्टेबल थे. He was very spontaneous एक तरह से spontaneous type of player. और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो जितना उनके पास टैलेंट था उन्होंने अपने टैलेंट को उतना जस्टिफाई नहीं किया इंटरनेशनल क्रिकेट में. He was massive. मुझे ऐसा लगता है कि he was very very underachieved as a cricketer. वसीम भाई, और एक बड़ा मौका था, आप उसमें आप भी हिस्सेदार थे, वो था वो मंकी गेट इंसिडेंट सिडनी में. आपने काफी करीबी से देखा होगा और टीम एकदम एक साथ आ गई थी उस वक्त. कैसा था माहौल और आपकी क्या यादें हैं पूरा जो हुआ था उस वक्त? वो टेस्ट मैच में आप खेले भी थे, जो सिडनी टेस्ट मैच था, क्या यादें हैं आपकी? आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हुआ था एग्जैक्टली उसके बारे में तो मुझे याद नहीं है कि इतना डिस्कशन हमारा हुआ था. आई थिंक इट रिमेन्ड बिटवीन भज्जी और सम ऑफ द सीनियर प्लेयर्स. तो आई वाज रिलेटिवली यंग, तो वो मेरे सामने तो इतना डिस्कस नहीं होता. बट आई थिंक एक चीज अच्छी हुई थी कि द टीम बिकेम वेरी यूनाइटेड. कभी ऐसा लग रहा था कि शायद टूर ही फॉरफिट हो जाएगा, शायद टूर खत्म हो जाएगा. फिर देन क्योंकि टीम के साथ में इतने कैमरामैन घूमते थे और न्यूज रिपोर्टर घूमते थे, तो बहुत एक अलग सा माहौल हो गया था. भज्जी के आसपास इतने सारे लोग घूमते थे कि अभी क्या होगा. क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबिलिटी इतनी थी कि मतलब कि नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है. कि टूर खत्म हो जाएगा, कि टूर ऑन रहेगा, तो क्या होगा. एंड आई थिंक इंडियन टीम वाज वेरी फर्म कि वो डिसीजन शुड कम इनटू द इंडियन फेवर, क्योंकि वो इतनी बड़ी बात नहीं थी. और जो भी मतलब जो था वो ऐसे था कि मतलब कि वी आर रेडी टू फॉरफिट द टूर. आई मीन इफ इट एनीथिंग गोज रॉन्ग, अगर भज्जी पे कुछ होता है, तो आई थिंक दैट यूनाइटेड द टीम क्वाइट अ लॉट. और उसी की वजह से आई थिंक वी प्लेड द वे वी प्लेड इन पर्थ टेस्ट मैच. पर्थ में एवरीबडी हैड रिटन अस ऑफ. इंडिया कभी पर्थ में अच्छा नहीं खेला है, एंड वी went there and we won the test match. So I think that was a very very special moment. वो सिडनी टेस्ट मैच ऑब्वियसली एक तरह से जो इतने अंपायरिंग के एरर्स हुए थे, वी शुडंट हैव, मेरे हिसाब से तो वी शुडंट हैव लॉस्ट दैट टेस्ट मैच. बट वो हारने के बाद में द वे वी केम बैक इन द नेक्स्ट टू टेस्ट मैच showed a lot of character of the team especially. और उसके बाद में then we went on to win the CP series also. So that was a very special moment after that month. Please remember to like, share and subscribe the channel, and you can also donate and support the channel via the links mentioned below this video.